सबसे पहले राजपाल जी, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। थैंक यू, बात थैंक यू। बात करें, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम आपकी जर्नी से, जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था। आप ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा फिल्में आपने की हैं, बहुत सारे 150-200 किरदार आपने प्ले किए हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी है आपकी जर्नी, अगर अब आप देखते हो तो कैसा महसूस करते हो? 00 जर्नी, आई डोंट, मैं इस चीज में जर्नी के बारे में इसलिए कहना मुश्किल है कि जर्नी कोई होती ही नहीं है। एक जब से पैदा हुए और होश संभाला तब से एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। जो बोलते ना, सुबह सुबह अपन सब तैयार होके निकलते हैं कि आज हम झंडे गाड़ेंगे अच्छे, और शाम तक फिर अपने घोंसले में आ जाते हैं दिन भर का कि आज जो भी हुआ बेस्ट हुआ, आज जो बेस्ट नहीं हुआ कल कोशिश करूंगा कि अच्छा करूं। और उस जर्नी को मैंने 00 जरूर बोला कि मैं 16 मार्च को 50 का हुआ। तो जैसे तैसे ऊपर वाले ने एक नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की थी 84 में, जहाँ पे वो बच्चे लोग नहीं डुगडुगी बजा के और अंधेरे के खिलाफ, पानी के खिलाफ, उस तरीके का छोटे छोटे नाटिकाएं अपन करते हैं। और वहाँ 100-200 लोग चारों तरफ जादूगर की तरह, नहीं बाजीगर की तरह चारों तरफ। तो वहां से शुरुआत हुई थी। शाहजहांपुर के अलग अलग स्पॉट पे 4-5 प्ले शो किए थे नुक्कड़। फिर एक छोटा सा सीन मिला मंच के लिए, फिर उसके बाद में 3 लाइन का रोल मिला, फिर लेकिन लाइनें एक मिली या लाइन जो जितनी मिली, कभी भी लाइनें बोलने का जब मौका मिला तो कभी भी डायरेक्टर की तरफ से हमेशा लाइन बढ़ती चली गई, लाइन घटी कभी नहीं। ये एक बहुत अच्छा सुख है। और आज लगभग 36 साल हो गए हैं, हाँ 84 से, कि या तो पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद में भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया और 2 साल स्टेट स्कॉलर का वजीफा मिला। देन आफ्टर BNA आई ज्वाइंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें 3 साल नेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके बाद 97 से मुंबई में लगातार जर्नी 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 जर्नी। और जैसे तैसे 50 में जो 10 साल की उम्र में सपने देखे थे, तो 50 की उम्र में उससे 10 गुना ज्यादा पूरे कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द लकीएस्ट वन इन दिस अर्थ, कि जिसने जब कोई भी चुनौती दिया, चाहे कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कि राजपाल ये रोल कर सकता है। तो जब कोई मुझे बोलता है कि मोनिका ने बोला कि राजपाल इस रोल में फिट है, तो मुझे एक तो आशीर्वाद लेता हूं कि ये रोल में मैं फिट हूं। ठीक है, आपने मुझे उसमें डिजाइन किया, लेकिन मैं आपका भ्रम तोड़ूंगा कि मैं इस रोल के अलावा और भी रोलों में फिट हूं। ठीक है, तो वैसे ही मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी को जितना भी मैं उनको धन्यवाद दूं, कि अगर राम गोपाल वर्मा जी नहीं होते तो शायद मेरा इंडस्ट्री में जन्म नहीं होता। क्योंकि एक ऐसा जादूगर जो एक्टरों को पहचानने का, जिसमें इतना अच्छा मादा था, और हमेशा जो है डेयरिंग कि नहीं ये लड़का चाहिए तो यही चाहिए। तो ना कभी व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ना कभी व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। और धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद शूल, और शूल के बाद जंगल मिला, जंगल से मंगल हो गया। और आज 20 साल से लगातार लगभग कुछ सपोर्टिंग फिल्म्स, कुछ कॉमेडी फिल्म्स, कुछ लीड फिल्म्स, जैसे लाइक भोपाल प्रेयर फॉर रेन, मैं मेरी पत्नी और वो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ऐसी बहुत प्लेंटी फिल्म्स हैं जिसमें लीड रोल्स किए करने का सौभाग्य मिला। तो जब 50वां अभी 16 मार्च आया, तो मैंने कहा कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा कि जर्नी, तो हमने कहा हाफ सेंचुरी बनी। हाफ सेंचुरी में 00 लगा के अब मैं पैदा हुआ हूँ, कक्षा 1 से फिर शुरुआत कर रहा हूँ। कि बोलते ना कि 51 में एक आया है, तो पहला साल है
धीरे धीरे इधर के जीरो एक के आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। बट नहीं, आई एम बहुत वेरी अच्छी। हैप्पी बाय ग्रेस ऑफ गॉड। लगभग एक जैसे रोल जब सोचता हूं कि कम से कम 150-200 रोल में एक जैसे रोल कम से कम 50 मिले होंगे मोनिका। लेकिन जिस एक मुझे इस बात का चैलेंज लगता था कि ये चाहे माला माल वीकली हो, चाहे वक्त हो, चाहे चुप चुप के, चाहे अलग, इस तरीके के रोल्स में, या ढोल, या मुझे हमेशा ये लगता था कि जब एक मोहल्ले में 500-5000 मेंटालिटी रहती है तो एक एक्टर एक मेंटालिटी ही क्यों निभाएगा। तो जितने भी रोल मिले, जब डायरेक्टर ने बोला ये रोल है, तो उनको लगता था कि मैं चुप चुप के करूंगा या हंगामा करूंगा, लेकिन हमेशा उनका कॉमन मैन, लेकिन मैं उसकी मेंटालिटी अंदर अंदर चेंज करके अपने डायरेक्टर को ही सरप्राइज करता था। बोले ये तो तुमने पहले कभी नहीं किया। हमने कहा सर बहुत सारी चीजें हैं जो पहले कभी नहीं की, आगे करनी है। सही बात है। एंड वही मेरा बहुत अच्छा सवाल भी था कि जिस तरीके से कॉमेडी हम आप करते हुए देखते हैं, लगभग जब से आपने स्टार्ट किया है कॉमेडी ही कर रहे हैं वैसे अगर हम देखें तो, लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर पिक्चर में वैसे ही कॉमेडी करना, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन आप हर पिक्चर को एक दूसरे से अलग कर देते हो। मतलब कैरेक्टर वैसा ही होता है, कॉमिक वैसी ही होती है, लेकिन जिस तरीके से आप एक्ट करते हो और जिस तरीके से आप दर्शाते हो वो काफी अलग होता है। तो वो कला के बारे में जानना चाहूंगी, वो कैसे आप कर पाते हो, कितना डिफिकल्ट होता है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये करने के लिए बहुत कठिनता है। मैं आपको इसको 3 एंगल से समझाता हूँ। जो आप करना चाहते हो, वो जो पैसे लगाता है उसको, जो पैसे देता है आर्टिस्ट को, या जो पैसे लगाता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको उस फ्रेम के लिए वो घोड़ा चाहिए कि हमारा ये जगह खाली है और यहाँ पे हमें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो यहाँ से कहानी आगे लेके जाए, राइट। दूसरी चीज एक जैसे रोल्स, और तीसरी चीज एज एन एक्टर हम जो करना चाहते हैं उस पे हम कितने संकल्पित हैं, कितने अभिजन। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल में क्या करना है वो तो ऊपर वाला जाने, जिसने आंखें बनाई, या पता नहीं क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये पिछले 20 साल में यही से इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं इसकी वजह से। अब जैसे टेक फॉर एग्जांपल, पिछले 5-6 साल से एक ओटीटी का जमाना आया, वेब सीरीज का जमाना आया। अब जब मेरे पास वेब सीरीज आती थी तो मुझे ना 1 घंटे बैठना पड़ता था कि आंखों की पुतलियों के पीछे से और मेरी जबान पे लोगों को मजा आ जाता है। तो मुझे क्या मैं कैसे 5-10 लाख रुपए पर डे पे गालियों से अभिनय करूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो पिछले 5 साल से कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना में इतना रीपे करना पड़ता है, इतना रीपे कि ये दुनिया समझना बड़ा मुश्किल है किसी एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां पे हम गेटिंग माय पॉइंट की अभी पिछले 5 साल से ऐसी वेब सीरीज आई जिसमें मतलब कोई डायलॉग ही नहीं पूरा हो रहा है बगैर गाली के, या मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, लेकिन हम 97% दादी नानी बच्चे बूढ़े नौजवान सबको सुख मिले समान। तो उस चक्कर में हमें लगा कि ये गालियों के चक्कर में कहीं मैं आउट ऑफ ना हो जाऊं, जो होता है ना, जो समय की धारा चल रही होती है। लेकिन हमारा बिलीव ये था कि 50 वेब सीरीज मिली, इतने अच्छे पैसे ऑफर किए, लेकिन लालच भी लगता था कि यार कर लूं, क्योंकि जीवन की आपाधापी में फंड फाइनेंस फिल्म तभी जीवन होता है। लेकिन फिर भी वो मन में दिल में एक को हाँ भी कर दी, फिर भी रात भर सोचता रहा कि मुझसे नहीं गाली बोली जाए। गाली बोलने का मतलब ये नहीं है कि गाली कोई देता नहीं है, मैं भी, लेकिन एक स्क्रीन प्ले गालियों का, और वो ऐसा लगता है कि हम वो उसी के लिए हमने डिजाइन किया। तो ये 3% ऑडियंस पूरे विश्व में है, तो इस 3% ऑडियंस में शिफ्ट होने के लिए मतलब मुझे कितना मन मारना पड़ा, कितना सोचना पड़ा कि मैं क्या करूं, मैं कर लूं क्या, एक कर लूं, कल से पैसा ही पैसा है। लेकिन अंदर का जमीर जब होता है ना, तो जब सोचता था कि नहीं,
100%, 97% इस देश और दुनिया में लोग अपने माँ बाप और बेटा बेटी भाई बहन किचन में हा हू करते, वो सिनेमा ही करना है। तो वो करते 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 ना हो। हेलो, हाँ जी सुन रहे हो, बोलिए। बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अब फिर 2021 में जो देखो वो 4 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, सब सब्सिडी के लालच में राजपाल का चेहरा रख लो। ऐसे करते इन सब से तो मैं पिछले 5 साल में क्या करना है वो नहीं जानता था। कि करना तो ऊपर वाला जाने, क्या नहीं करना इस बात का स्ट्रगल चल रहा था मेरा पिछले 5 साल से। क्योंकि मैं 97% मैं वो उस ऑडियंस की पूजा करता हूँ जिसमें दादा दादी, नाना नानी, बच्चा बेटी बैठे, सब बैठे हा और मतलब डायलॉग सब सुन के हंसी आ रही है। तो वो मेंटेन करने के लिए कि नहीं हमें किचन का ही अभिनेता रहना है, तो उसके लिए कभी कभी बहुत कुछ मतलब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और आई एम हैप्पी कि जो कुछ भी है, यहाँ तक की जर्नी तो बहुत टॉप है। और अब जो है आफ्टर 40 हॉलीवुड में आदमी जवान होता है और मैं भी ठीक ठाक दिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक्चुअली जो है अब कोशिश करूंगा कि एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी, कला के विद्यार्थी के रूप में कुछ हमें सरप्राइज करने वाले कुछ कैरेक्टर है मेरे दिमाग में। और लगभग 400-500 हमने पिछले 1-1.5 साल में खूब सब्जेक्टों में जाके 40-50 कॉन्सेप्ट निकाले, गांव से लेके 7 स्टार होटल तक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाइक चार्ली चैपलिन के जो उनका एक ऐसा था कि उन्होंने बगैर बोले जो है अपनी बात को इतनी अच्छे से पेश किया कि आई थिंक दुनिया का कोई एवरेस्ट कलाकार कहे, एवरेस्ट के बराबर कलाकार तो चार्ली चैपलिन साहब। तो धीरे धीरे क्योंकि वो उनको एक अब यहाँ पे तो सलाह तो ऊपर वाला जैसा विचार देता है हम लोगों को, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि इधर चार्ली चैपलिन का की सलाह थोड़ी चलती रहे और इधर देव थापा की थोड़ी ताकत भी चलती रहे। देव थापा यानी नेपाली जो पहलवान है, जो इधर ताकत से मतलब अपनी विल पावर से 6.5 फीट के पहलवानों को चित्त करते हैं, और उधर एक मतलब चार्ली चैपलिन साहब जो दिमागी रूप से 1000 फीट के हैं। तो मैं तो लकीएस्ट हूं कि इतने महान लोग हमारे आगे पीछे हो चुके हैं, तो हमें तो खाली कैरी करना है। तो आई वॉन्ट टू कैरी माई जर्नी। वाह, बहुत सही कहा। और जैसे कि अभी आपने कहा कि चार्ली चैपलिन को आप इतना मानते हैं, तो क्या आपको इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली, प्रेरणा उन्हीं से मिली? कौन है आपका इंस्पिरेशन अगर मैं पूछूं तो? देखिए हमारे हमने 20 साल जीवन का बहुत मजा लिया है अभिनय के रूप में और दर्शन के रूप में। तो दर्शन के लिए तो जीवन में जो आगे की क्या है, कितनी किताबें पढ़ना है, कितना लिटरेचर पढ़ना है या कैसे व्यवहार करना है, वो तो उसको लिए तो मैं अपने दादाजी हैं हमारे, जो जिन्होंने 20 साल हमें टीचर के रूप में खूब पढ़ाया, और मैं हमेशा उनसे जीवन दर्शन पढ़ा। लेकिन जहां पे क्रिएटिविटी की बात हो तो बोलते ना कि 5 उंगलियां 5 पांडव 5 कर्मेंद्रियां 5 की फौज ही काफी होती है 50 की फौज पे भारी पड़ने की। चुनाव मेरा हमेशा ऐसा रहा कि मुझे क्रिएटिविटी में कभी चार्ली चैपलिन साहब को चुनौती नहीं देनी थी, ना ही उनको कभी छेड़ना था, ना ही उनको कभी मिमिक करना था। लेकिन मुझे इंस्पिरेशन, एक ऊर्जा चाहिए थी कि एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ नहीं रखा जाता, लेकिन एक पहाड़ को देख के उससे 10 किलोमीटर दूर उससे 10 गुना बड़ा पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। वो इंस्पिरेशन मतलब चार्ली साहब हमेशा रहे। उसमें चार्ली चैपलिन साहब की क्रिएटिविटी से मुझे ताकत मिली, मुझे शरण मिली एक्चुअली। नहीं तो इतने बेकार डायरेक्टर है जो एक अच्छे अभिनेता को कतई ऐसा बुद्धू अभिनेता बना के और उसके साथ में उसको कतई बर्बाद करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ना वो स्वार्थी हो जाते हैं। उनको उनकी फिल्म दिख रही होती है, उनको वो दिख रही होती है, लेकिन उनको जो 6 दिखता है अभिनेता को 9 दिखता है, और जिसको 9 नहीं दिखता है वो अभिनेता, मुझे नहीं मालूम, मैं सब अभिनेताओं की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन चुनाव तो जीवन में होना ही चाहिए। मैं कभी भी बॉलीवुड के या हॉलीवुड के किसी अभिनेता को लेके कि मुझे ये बनना है,
आज तक बिलीव करो, शीशे के सामने जब भी देखी है तो अपनी शक्ल देखी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मोनिका बनना है या मुझे मैंने आज तक, मेरे बहुत सारे लोग जब 97 गए तो उन्होंने एक बार किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक हमारा डायरेक्टर था, तो उसको मैं फोटो दे रहा था उसने एक फोटो देखा तो बोलता है कि क्या बनना चाहते हो? अमिताभ बच्चन। मैंने कहा अमिताभ बच्चन साहब तो बन चुके हैं, तो दूसरा अमिताभ बच्चन साहब कैसे बन सकता है? तो बोलता है फिर क्या बनने आए हो? तो मैं बोला मैं राजपाल नौरंग यादव बनने आया हूं। आई लव माई सेल्फ, आई लव राजपाल नौरंग यादव। वो कतई चुप हो गया। मुझे लग रहा था अगर एक बार और मैं बोल देता तो मुझे पीटी देता वो। ठीक है ठीक है। तो उसने कुछ नहीं बोला, उस गुस्से में बहुत आ गया कि एक लड़का अभी एक फ्रेम नहीं इसने फेस किया है, एक कैमरा फेस नहीं किया है, और ये अपना नाम ऐसे बता रहा है जैसे 100 फीट का इसका नाम। तो वो मेरा अंदर का वही लो समझो आप, वही एनर्जी समझो, या वो जो नाम है वो नाम मेरा नहीं, वो जिसने मुझे आंखें बनाई, या जो हम आपसे बोल रहे हैं ये कैसे बोल रहे हैं जैसे एक हवाई जहाज। आज भी 20 साल हो गए, 25 साल उड़ते हुए, जब जब हवाई जहाज में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या आइडिया आया होगा इस साइंटिस्ट की, यार यहाँ से उठे 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मेरे लिए 25 साल से लगातार एरोप्लेन मुझे लगातार ये एनर्जी देता है कि जब हवाई जहाज बनाने वाले लोग पैदा हो चुके, बिजली बनाने वाले लोग पैदा हो चुके, तो हम हैं क्या चीज, हमारी हैसियत क्या है? इतने इतने महान लोग रिस्क लेके चले गए, तो आई थिंक हम तो सिर्फ वी आर पार्ट ऑफ दिस लाइफ। हम कोई इन्वेंटर नहीं है, हम क्रिएटर नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन अच्छे साइंटिस्टों का चुनाव करके, एंटरटेनमेंट के साइंटिस्ट, या वो कोई क्रिएटिविटी के, या कोई ऐसी चीज लेके आए आज के ऐप तक, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ और सबसे सीखता रहता हूँ। खूब आगे बढ़ो, और आपसे सीख सीख के हम भी खूब आगे बढ़ेंगे। सही बात है। एंड इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा इतने फिल्में की हैं, इतने कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, तो कोई भी ऐसी कैरेक्टर या ऐसे फिल्म जो आपके दिल के करीब हो? वैसे तो सारे ही होंगे, लेकिन अगर कोई चुनिंदा 5 फिल्में 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? 7 सब्जेक्ट हैं जो पिछले 3 साल से अपने दिल में छिपा के रखे बैठा हुआ हूं। उनकी राइटिंग हो चुकी है, उनकी हो चुकी, 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट जो आप बोलते हो, हमसे कई बार लोगों ने पूछा कि आप अभिनेता नहीं होते तो क्या होते, या फिर आपके सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? ये जितने भी हमने कैरेक्टर किए हैं 84 से लेके, चाहे स्टेज हो और चाहे सिनेमा हो, हमारे लिए डॉक्टर और एक्टर में कोई फर्क नहीं होता है। अगर चाहे आप सड़क पे परफॉर्म कर रहे हो या आप आसमान में परफॉर्म कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस में आप अपने आप को झूठा अगर साबित करेंगे कि ये सिनेमा है, आप बहुत अच्छा करूंगा, ये टेलीविजन में थोड़ा कम करूंगा, या फिर ये मतलब नाटक है तो थोड़ा ऐसे कर दूंगा। मेरे इस चीज में तो कोई भी, चाहे हम हो चाहे मोनिका हो, हमें अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा। लेकिन एक राजपाल की लाइब्रेरी कि जिसमें राजपाल का डाटा देखना है तो राजपाल की ये फिल्में देखनी चाहिए, वो चीजों के लिए, क्योंकि वो राजपाल की फिल्में होंगी। ये 200 फिल्में की हैं, ये डायरेक्टर्स की फिल्में की हैं, एक्टर्स के साथ की फिल्म, उनके इंटरप्रिटेशन की फिल्में की हैं। लेकिन क्योंकि 30-35 साल लगातार मनोरंजन करते करते, पढ़ते पढ़ते, करते करते, बढ़ते बढ़ते, पढ़ते पढ़ते, करते करते, बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए। इसमें जो है कोई एक सत्ता है हमारे दिमाग में, और जिसके 7 सब्जेक्ट अलग अलग लिखवा के पिछले 4-5 साल से लिखा के उनको करके कोशिश करूंगा कि अगले 5-7 साल में वो कैरेक्टर आ जाए। तो इसलिए मैं ये 200 बगैर किसी लाग लपेट के जितने भी हमने कैरेक्टर किए हैं, इनको सबका सब अपने दिल के करीब का अपना एक बीज मानता हूं। एक एक बूंद ब्लड है हमारे ये सब कैरेक्टर, ताकि जिन कैरेक्टर को हमने सोचा है कि एक 40 साहब की लाइब्रेरी है कि आज 100 साल बाद भी देखो तो द ग्रेट डिक्टेटर देखो, या मॉडर्न टाइम देखो, कोई भी फिल्म देखो, या कोई गोल्ड रश देखो, तो आपको लगता है कि आप 200 साल जवान हो जाते हैं। वो लाइब्रेरी के रोल है एक, वो 100%
थोड़ा टाइम तो मोनिका, अभी आप बहुत यंग हो, भगवान की दुआ से कुछ नहीं, 5-7 साल, ज्यादा कुछ नहीं होता, 5-7 साल बाद आपके साथ में लगातार बताऊंगा कि ये कैरेक्टर हमारे दिल के बहुत करीब करने का मौका मिला। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आप बोलिए। हाँ, रियल लाइफ में लोग जानना, ये पूछ रही थी मैं, रियल लाइफ में लोग जानना चाहते हैं कि आप असल में कैसे हो, फनी हो, सीरियस हो, आपको मतलब किस तरीके से हो, घर पे आप कैसे रहते हो, क्योंकि सब ऑन स्क्रीन तो आपको देखते हैं, आप खूब रियल लाइफ में बहुत बोर इंसान है। रियल लाइफ में बहुत बोर इंसान हो, क्योंकि जो आदमी जिसके अंदर एक मस्खरागिरी होती है ना, उसके अंदर एक बहुत गंभीर मशवरागिरी हो। अगर आप मस्खरागिरी करते हो तो आप रील में अगर मस्खरागिरी करते हो तो रियल में भी अगर मस्खरागिरी करोगे तो कभी भी प्लस माइनस नहीं आ सकता। फैराडे का नियम है कि जब आप प्लस और माइनस की थ्योरी जब टकराती है तभी कनेक्शन होता है, और कभी दिमाग की बत्ती जलती है या फिर बल्ब की बत्ती जलती है। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता है कि जो एक्टर अगर वो बहुत फनी है पर्दे पे और वो इतना ही फनी है बिहाइंड द पर्दा, तो ये अधूरा है मामला। क्योंकि हम लोग लाइफ में हमारे कर्माज है, हमारा व्यवहार है, व्हाट इज योर फैमिली लाइफ, समाज सोशल लाइफ एंड सांसारिक लाइफ। तो आपकी व्यक्तिगत जीवन जो है वो 3 चीजों जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके संसार से। तो उसमें अगर कॉमेडी करता रहूंगा तो फिर जब तक पर्दे पे कॉमेडी करने के लिए पहुंचूंगा तब तक फुस हो जाएगा सब। इसलिए समाज में रियल जीने की कोशिश करता हूं, और समाज से जो भी झलकियां मिलती हैं उनको अंदर अंदर ऑब्जर्व करके, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांसारिक, उनको अंदर अंदर एक लर्नर के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक इमेजिनेटिव पर्सन होने के नाते, एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते उनको छिपा के किसी को बताता ना हूं, और जब मौका मिलता है कैमरा पे तो उसमें वो सब मतलब कोशिश करता हूं कि सब निकाल दो। तो इसलिए जब वो घड़ा निकल जाता है तो फिर घड़ा खाली हो जाता है कि अब कौन सा कैरेक्टर सोचा जाए। लेकिन अगर आप मुझे ऐसा, मेरा ये मानना है कि अगर मैं कैरेक्टर सोचते हुए भी अगर ये कर रहा हूं तो आई थिंक फिर आप मोनोटोनस हो जाओगे। तो इसलिए आई एम कंप्लीट एक ऐसा खाली पॉट नहीं, जैसे अब उदाहरण के लिए एक घड़ा होता है, अपन गर्मी में पानी भरने के लिए उसमें लाते हैं और दिन में उसको ढक के रख देते हैं, तो वो फ्रिज से भी अच्छा ठंडा पानी आपको दिन भर पिलाता है। लेकिन अगर एक घड़े में पानी वही भरा रहे 4 दिन तक, वो ठंडा पानी भी खराब लगने लगता है। तो इसलिए रोज अपना बर्तन रूपी घड़ा है उसको रोज खूब वो चूल्हे चौके की तरह मांजना, और सवेरे सवेरे बिल्कुल तैयार करके, बिल्कुल सैनिटाइज करके खड़ा कर देना कि आई एम रेडी टू वर्क। खूब सही कहा। और जैसे कि नहीं, एक घटना सुनाता हूँ, कमाल किस्सा है। उसमें मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत डांटा कि आर यू ओके, मतलब आप, क्या हुआ कि 2011 की बात थी, 2011 की बात थी, अब मुझे नहीं मालूम जब कि कैसे क्या। तो एक प्रोडक्शन को मैंने मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्शन को जन्म देना चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल कर चुका था और 10,000 बच्चे हैं पूरे देश दुनिया में जिनके जो हमसे रिलेट करते हैं या उनको लगता है राजपाल भैया कुछ मदद कर दें। लेकिन मदद कोई किसी कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर राजपाल के बस में होता तो सबसे पहले जो माँ ने एक दूसरे भाई को पैदा किया तो उसको तुरंत सब कुछ दे देता। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मनोरंजन के फील्ड में धक्का तो दिया जा सकता है, लेकिन खेलना आपको ही पड़ेगा, चाहे क्रिकेट हो चाहे मनोरंजन। तो मुझे लगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं, थोड़ा इनको दूसरा तो नहीं देगा, लेकिन प्रोडक्शन खोलता हूँ और उसमें कोशिश करूंगा कि कुछ लड़कों को अच्छे काम मिल जाए, तो अच्छे टैलेंट बाहर निकल के आ जाए। मैं जूम बैठा था, एक उद्योगपति साहब थे, वो फिल्मों में पैसा लगाते थे,
वो बोले राजपाल ये प्रोडक्शन क्यों खोला, कहाँ चक्कर पड़ गया यार, कहा मतलब तुम यार अभी अच्छे खासे कॉमेडी कर रहे हो अपने उसमें, तुम कहाँ ये रिस्क लेने लगे, तुम्हारे बस का है ये बिजनेस करना, ये करना वो करना। मैंने कहा बिजनेस तो मैं करने ही नहीं जानता। तो बोले प्रोडक्शन क्यों खोला, हमने कहा प्रोडक्शन दो तरीके से खोला जाता है, एक तो खुद का पेट भरने के लिए, और एक हो सकता है कि राजपाल यादव को खुद का पेट भर चुका तो प्लेटफॉर्म दे दो जिसमें बाकी बच्चों को भी अच्छा लगे, और हो सकता है कि इसमें कई सारे बच्चों का फ्यूचर बने। अरे यार तुम लोग यही जब फेमस हो जाते हो तो मतलब फिर यही सब दंड फंद करना शुरू कर देते हो, और ये बहुत आपको फिर द्वंद में डाल दी, ये जितनी दंड फंदे हैं वो द्वंद में पैदा कर देती। तो मैं बोला अच्छा तो फिर 100 साल से सिनेमा चल क्यों रहा है, अगर सब ये खराबी है तो 100 साल से क्यों चल रहा है। सरवाइव दादा साहब फाल्के साहब ने इसको एक बीज डाल गए, लेकिन आज वो कितने खुश हो रहे होंगे जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, और कितना दुखी हो रहे होंगे जो इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बोले अच्छा तो तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो मेरे मुंह से निकल गया ये प्रोडक्शन मैंने जरूर इसको अभी खोला है 10-5 करोड़ के लिए, लेकिन इसमें 1000 करोड़ का मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट। हमने यहाँ एक हॉलीवुड की नॉर्मल फिल्म है, अपने यहाँ 1000 में 100 बुलशिट फिल्में बन जाएंगी, लेकिन एक फिल्म जरूर करना चाहता हूं। तो हमसे बोलते हैं इसमें कौन है, तो हमें कौन मतलब, तो बोलते हैं कि उसने बॉलीवुड के 5-6 नाम लिए जो टॉप के नाम हैं, और बोले कि इनमें ये सब है। तो मैं बोला इनमें ये कोई भी नहीं है जो नाम आपने लिए, तो कैसे बनेगा 1000 करोड़, आप पागल हो क्या, ऐसे कैसे सोच सकते हो 1000 करोड़ खर्चा है एक फिल्म में। तो हमने कहा कि बॉलीवुड के या हॉलीवुड के इसमें एक्टर रख दोगे तो ये 1000 करोड़ की बन भी नहीं पाएगी और चल भी नहीं पाएगी। तो बोले, हमने कहा इसमें एक बंदर है और एक इसमें जामवंत है, मतलब जामवंत। तो हमने उनसे कहा कि जैसे मॉर्गन फ्रीमैन है वो जामवंत है हनुमान जी की सेना के, और उसका, तो बोले बंदर, मैंने कहा सामने बैठा है। तो हमने कहा कि कसम से मोनिका वो 15 मिनट चाय मतलब पीना मुझे मुश्किल पड़ गया कि ये पागल लड़का है कि यार एक छोटा सा कॉमेडियन 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहा है। बोला कि इसमें, तो मैंने कहा कि एवेटार या जुरासिक पार्क या ये अपनी टाइटैनिक, इनमें कौन सुपरस्टार थे। सुपरस्टार्स फिल्मों की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी सुपरस्टार की कैटेगरी से दुनिया जानती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट चलाते हैं। कोई सुपरस्टार नहीं चलाता, ना राजपाल चलाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका होता है तो फिर एक जंगल बुक, मोनिका। हाँ जी, तो हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अब आ रही, अब आई। हेलो, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा फिल्म चलाता है। कभी उसमें आज अगर सुपरस्टार, तो बोले कैसे, तो हमने कहा अभी आपको उस समय जंगल बुक नहीं रिलीज हुई, उस समय बाहुबली नहीं बनी थी, बाहुबली का सुना भी नहीं था हम लोगों। जब 3-4 साल बाद बाहुबली की रूपरेखा बनी तो वो बंदा फिर मिला मुझे, तो मैंने कहा कि ये अच्छा लगा सिनेमा आपको, ही वाज शॉक्ड, कह रहे कि हाँ। तो हमने कहा कि बाहुबली एक परिवार की कहानी है इसलिए 400 करोड़ की फिल्म है, ये संसार की कहानी है इसलिए 1000 करोड़ की फिल्म है। तो बाहुबली के बाद में उस बंदे ने फिर, अब तो खैर नहीं है, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बहुत हम उनके पैर छू के सम्मान करते थे, लेकिन एक चीज उनको जरूर, कि मैंने कहा कि मैं आपको जरूर एक दिन ये 1000 करोड़ की फिल्म, एक फिल्म बना के दिखाऊंगा जिसमें बंदर हीरो होगा। वो बोले बंदर क्यों, हमने कहा राजपाल बोलूंगा तो आप बहुत छोटे में ले लोगे,
तो फिर आप किसी फिल्म में राजपाल यादव हीरो हो, मुख्य भूमिका में हो, तो 2 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर आदमी सोच नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपना नाम हटा के बंदर और जामवंत की कहानी है। आप किस तरीके, वो प्रोडक्शन हाउस 2020 में धीरे धीरे वो कहानी अब लिख के इतनी मोटी तैयार हो चुकी है, जिसके 7 वॉल्यूम बने हैं। तब हम आपको बोल रहे हैं कि आपने पूछा ना कि आपका कोई ऐसा लवेबल रोल, तो इस रोल को भी पाने के लिए जिसके बारे में 10-20 घंटे बोल सकूं, तो 20 साल से लगातार इसकी सर्च में चल रहा हूं। तो हमेशा अपने आप को जिंदगी के रिस्क में हमेशा डाला, और ये नहीं कभी सोचा कि इसमें क्या लगेगा, क्या होना चाहिए अंदर से, उसकी करते करते लगभग अगर 200 फिल्में हैं तो 100 फिल्में तो ऐसी हैं जिनमें 100 करोड़ की फिल्में हैं। उसमें हम मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मतलब टॉप 5 एक्टर्स या टॉप 3 एक्टर्स में हमेशा मैं आई एम वेरी हैप्पी माय डायरेक्टर्स, चाहे डेविड साहब हो, चाहे ब्रियन साहब हो, चाहे रामू जी हो, और चाहे बहुत सारे वो डायरेक्टर्स जिनके साथ कभी 1 फिल्म करने का मौका मिला, किसी के साथ 2, ये 3 लोग हैं जिनके साथ 10 रामू जी के साथ 16-17 फिल्में की, प्रियन जी के साथ 10-12 फिल्में की, डेविड साहब के 10-12, 10 से ऊपर जिनके साथ में फिल्में करने का मौका मिला। ये 3 लेजेंड हमारी जिंदगी में आए, और जिन्होंने मुझे सच में पूरी दुनिया की, मुझे नहीं मालूम था कि अगर आज मैं हाइट की फाइट से अगर नहीं जूझता तो मेरी हाइट कभी 100 फीट की नहीं हो पाती। मुझे जब फिर तेंदुलकर को पढ़ने का मौका मिला, फिर आइंस्टाइन को पढ़ने का मौका मिला, फिर तो वो लोग जो करिश्मा किए हैं टॉप 5%, वो लेजेंड को ही सिर्फ साथ में रखता हूँ और मान के चलता हूँ एक खूबसूरत लेजेंड आपसे बात कर रहा है। सही सही कहा आपने। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो हाल ही में आपका भूल भुलैया का लुक जो है सेकंड सीक्वल का, वो बाहर आया था, जो कार्तिक आर्यन ने शेयर किया था होली के दिन। लोग काफी एक्साइटेड हुए थे उसके लिए। एंड अभी कार्तिक आर्यन के ऊपर एक एलिगेशन भी लग गया कि वो बहुत अनप्रोफेशनल है, इसीलिए उनको उनकी पिक्चर से निकाला गया। लेकिन आपने उनके साथ काम किया है, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या वाकई वो अनप्रोफेशनल है? देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि विवादित लाइनों में मैं अपने बचाव में भी कभी कुछ नहीं बोलता। पिछले 5-7 साल से मेरे ऊपर तो 700 एलिगेशन लग चुके हैं, मतलब अलग अलग। तो मैं अपने विवाद के बीच में भी अपने बचाव के लिए कभी, आपने देखा होगा, एक लाइन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिंदगी 6 और 9 से देखी जाती है, और 9 और 6 जुड़ जाए तो वो एक दूसरे की मुट्ठी बन जाते हैं, और नहीं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो आप उनको 36 की तरह देखते हो, 36 के आंकड़े में या 63 के आंकड़े में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें 63 वाले 63 वाले आंकड़े में रहना है या 36 वाले आंकड़े में रहना है। मैं जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया, जितना मुझे वरुण के साथ मजा आया, जितना मुझे सलमान साहब के साथ मजा आया, जितना मुझे शाहरुख साहब के साथ मजा आया, बच्चन साहब के साथ मजा आया, उससे बिल्कुल पैरेलल, और एक आध आपको अंदर की बात बताऊं, 1 डिग्री ऊपर मुझे कार्तिक के साथ मजा आया। ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ वेल एजुकेटेड गाय, ही इज अ वेरी वेरी हम्बल गाय, ही इज वेल बिहेव्ड गाय। कहीं भी पूरी यूनिट में मैंने जितने दिन में, ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने जो भूल भुलैया के सेट पे जो हमने कार्तिक के साथ काम किया है, मुझे 100% बैठने से लेके, उठने से लेके, एक्टिंग से लेके, हमें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कार्तिक के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। मुझे लगा हम 10 साल से एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। आई वाज सो कंफर्टेबल विद हिम। और इस चीज को पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि क्या होता है कि जब एक्टर बड़ा होता है तो जो आदमी जो फ्रेम देता है ना, उसके आगे वो फ्रेम, क्योंकि वो बर्दाश्त करना मुश्किल पड़ता है कि ये एक्टर अब बड़ा हो रहा है, हमसे बड़ा हो रहा है, मतलब बच्चा बड़ा ही ना हो। बाप हमेशा ही मतलब ये बोलता रहे कि तू हमेशा नाखूनों के नीचे रहे। मुझे नहीं मालूम अंदर की क्या, लेकिन कार्तिक के बारे में 100 में 110 मार्क देता हूँ, और भगवान उसको खूब आगे बढ़ाए, और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कि क्या होता है, अपने घर में होते हैं कभी अपन, तो पहले बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है,
लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसका भी दिमाग खुलता है, तो धीरे धीरे लगता है विचारों में मिसकम्युनिकेशन होने लगता है, और फिर मिसकम्युनिकेशन में ईगो टकराने लगते हैं कि अब ये हमसे बात करेंगे, अब ये तो धीरे धीरे ईगो, क्रिएटिव जब ईगो आ जाते हैं ना, तभी वहां पे क्रिएटिविटी खो जाती है और ईगो हावी हो जाता है। कुछ नहीं, मैं इन सबको, मैंने इंडस्ट्री को बहुत अंदर देखा है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्रिएटिव ईगो टकराते हैं कि इसने हमसे ये बात कैसे पूछ ली, ये कल का आदमी। बिल्कुल यही मुझे मालूम है, सब यही है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी मैं ये फिल्मों से निकालना कोई इसको मैं क्राइटेरिया नहीं मानता, क्योंकि जिंदगी के स्क्रीन प्ले में हम लोग एक कैरेक्टर के रूप में शामिल हैं जिसने आंखें बनाई। तो फिल्में 10 आएंगी 10 जाएंगी, लेकिन आपका चरित्र निर्माण, आपका व्यक्तिगत निर्माण, आपका बिहेव वाला निर्माण, आपका संस्कार वाला निर्माण, ये सब अच्छा रहे, बस सबके लिए दुआ करता हूँ। और सब खूब फलें फूलें, और जितने भी विवाद मुक्त इंडस्ट्री रहे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे खेल इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे समाज हो, चाहे उद्योग हो, विवाद संवाद। मैं तो सबसे कहूंगा कि जिसको जिससे प्रॉब्लम है 10 मिनट बैठ के, आज कोरोना काल है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे करके सारे अपने इशू खत्म किए जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी इशू बड़ा नहीं है संवाद के माध्यम के आगे। अगर डायलॉग है तो कम्युनिकेशन है, और डायलॉग में अगर कमी है तो इसके मतलब मिसकम्युनिकेशन है। तो ये मिसकम्युनिकेशन का विवाद है, कम्युनिकेशन का विवाद है। सही कहा। एंड आपसे जानना चाहूंगी कि आप 3 शिफ्ट कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो? फैमिली को कितना मिस करते हो? नहीं, अभी 3 शिफ्टें नहीं कर पा रहा हूँ। अभी 1.5 साल से कोरोना कहाँ करने शूटिंग को तरस रहा हूँ। अभी तो जो शूटिंग मिलती है तो कहीं गोवा करके आया, कहीं करके आया, जैसे परसों, तो जहां शूटिंग की परमिशन मिल जाए वहां शूटिंग कर लेते हैं। और फैमिली को अभी साथ में 1.5 साल से कोई ना ले जाने का कोई सवाल है, ना लाने का, क्योंकि कोशिश करते रहते हैं कि हम बाहर जाए तो प्रॉपर, जैसे शूटिंग करने जाते हैं हर 72 घंटे प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, ताकि कहीं हमारी मुसीबत हमारे घर में ना आ जाए, क्योंकि सबके घर सेफ रहे, बस यही। तो 3 शिफ्टों का मजा हमने खूब लिया, और हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि शरीर है ना, इसको जितनी मेहनत करो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से ये शूटिंग वूटिंग बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि जीवन डिस्टर्ब है, और हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया का जो डिस्टर्बेंस चल रही है, इस काबू आके सबकी जिंदगी जो है स्काइप से या जूम मीटिंग से निकल के फिजिकल मीटिंग पे फिर बदल जाए, और सब एक दूसरे के साथ जैसा था वैसा हो जाए। वो तो बात हर कोई कहता है, लेकिन इसके बाद अगर आपसे जानना चाहूंगी मैं, 50 साल आपके जीवन के हो गए, तो इन 50 साल में आपसे जिंदगी का कौन सा ऐसा लेसन मिला है, या कुछ ऐसे तजुर्बा, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, या कोई रिग्रेट अगर आप शेयर करना चाहो जो आप सीखे हो, लाइफ ने आपको सिखाया है, तो क्या है? बहुत ये पिछले 50 सालों में बचपन से लेके, माँ बाप की डांट से लेके, आज बीबी की डांट से लेके, और अपने बच्चों की डांट सुनता चला आ रहा हूँ। पहले माँ डांटती थी, पिताजी, फिर मतलब आज पड़ोस गया, मौसी बोले यार ये लड़का बड़ा शैतान है, ठीक है, ये लड़का बहुत चंचल है। अब फिर पता लगता है कि फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते करते टीचरों ने डांट डूट के इधर उधर बड़ा किया। अब फिर उसके बाद वाइफ आई, तो वाइफ, आप ये नहीं समझते हो, आप ये नहीं समझते हो, आप ये नहीं समझते हो। और फिर उसके बाद अब बच्ची बड़ी हो गई तो वो कहती पापा आप ये समझते नहीं हो। तो मैं अकेले में हंसता हूँ कि दुनिया, मतलब जितने लोग मिले हैं वो ये सब यही कह रहे हैं, हम समझते नहीं है। और इस नासमझ में अगर हम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म का मजा ले चुके हैं, तो हम इस नासमझी को अपना मित्र मानते हैं, और ये नासमझी हम अपने जीवन भर साथ में रखना चाहते कि हम, आप क्या समझते हो वो आपके लिए की, और आपकी समझदारी और समझदारी चारों तरफ और फले फूले। लेकिन हम जो नासमझ हैं, हम इसमें ऑनेस्टी बरतना चाहते हैं, ताकि
हम नासमझी में अगर यहाँ तक पहुंच गए, एक आदमी बोलते हैं ना, एक उदाहरण के लिए मैंने कहा कि एक डॉक्टर होता है तो बीए या 12 करता है और 5 साल की ट्रेनिंग करता है, और वो डिसाइड कर कल 5 साल की ट्रेनिंग के बाद में वो उसको पता लग जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से का ऑपरेशन करना है। तो आप राजपाल को ये मान के चलें कि 84 में हम 13 साल के थे, और 13 साल से लगातार ग्रेजुएशन किया, फिर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में 2 साल की अप्रेंटिस की, बीएनए एनएसडी, और उसके साथ लगातार 2020 तक 3 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 1 शिफ्ट करते करते आज 2021 में कोरोना के तांडव में भी हंसते बोलते हुए आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी नासमझी को बहुत प्यार करता हूं और बहुत प्राउड फील करता हूं कि बहुत ज्यादा समझदार भी जिंदगी में नहीं होना चाहिए आदमी जो गलतियों को गलतियां समझाने लगे। तो मैं जीवन में इन हाथों से जो हो, हजारों बच्चों के पेट पले, हजारों बूढ़ों के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहे, और पीछे जो भी 50 साल में गांव से लेके यहाँ तक जो अच्छा है वो सब आप लोगों का, माता पिता, सारा सबके आशीर्वाद का नतीजा है। और जो भी बुरा है वो सब मेरा है, मैं वो आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन ये चीज है कि जो अच्छा लगा उसको चुराना कैसे, नकल करने में अकल होनी चाहिए, उसी में आपका वजूद होता है। और जो बुरा लगा उसको निगलेक्ट कर दिया, और कोई बहुत बुरा लगा तो उसको एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपीरियंस बना के शरीर के किसी कोने में डाल के उसको गोली के रूप में वहीं पे हजम कर दिया। वाह, बहुत ही अच्छा कहा आपने। इसके अलावा हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वीट 16 जस्ट 36 सावन देखे हैं हमने 34। हाँ, तो मैं स्वीट 16 को जिंदगी मिलाता नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मैं 34 साल का हुआ हूँ। और क्योंकि स्वीट 16 वाले जो अनुभव हैं वो जीवन के अनुभव में आ नहीं सकते, कि वो किशोरावस्था होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी खुद के इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि बोलते हैं 7, 8, 9, 10 लड़की की तरह जो है उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, लड़कों की तरह। और ये 16 साल तक जो होता है ना, इनको खुद पता नहीं हो रहा था कि इनकी जिंदगी में क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, इनको क्यों बेचैनी है, या ये क्यों अच्छा लगता है, या ये क्यों अच्छी लगती है, यही मेरी दुनिया है, या ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, या ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मतलब इस तरीके की जीवन की आपाधापी में 16 साल को तो मैं जीरो मानता हूँ, और उसको हार्मोन्स के चेंजेस का अनुभव मानता हूँ। लेकिन 34 सावन से बहुत मजा आया। तो उससे पहले चीजें हमारे काबू में नहीं थी, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाता है कि नहीं, बुद्धि और विवेक क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। तो 34 सावन अच्छे बीते हैं, और देखते हैं अगर पिछले 34 इयर्स का तो 10% उलझने हैं, और जिन्होंने मतलब कई बार उन 10% की उलझनों 90% आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। और 10% ये भी सीख बहुत जरूरी थी कि पिछले 7-8 साल से एक ऐसा चिंतन करने का मौका मिला कि आदमी जब उलझनों पड़ता है तो फांसी कैसे लगाता है, आदमी उलझनों पड़ता है तो आत्महत्या कैसे करता है, आदमी उलझनों में जब पड़ता है तो लोग उसको डूबते हुए देखना कितना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि, और ऐसा कि जो आपको बहुत मित्र लगते हैं कि यार ये मेरा जिंदगी, बोलते ना हमारा एक सिंडिकेट है। तो जीवन के सिंडिकेट में कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस आपको वो नहीं सिखाती है, जब कभी कभी आपका डाउनफॉल आपको वो सिखाता है कि आपका मित्र कौन था और शत्रु तो हमारी तरफ से कोई है नहीं संसार में, क्योंकि हम अभिनेता हैं। एक डॉक्टर और एक्टर में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरे बारे में बुरा भी सोचे, मैं उनके बारे में अच्छा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके टीवी में जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस इस संसार में सब मित्र हैं और रहें, वसुधैव कुटुंबकम।
बाकी मेरी तरफ से मेरा कोई शत्रु नहीं है जीवन में, लेकिन एक चीज जरूर है कि कौन मित्र है, कौन साधक है, कौन बाधक है। कभी कभी जीवन की आपाधापी वो जो आपको नहीं होती है, आपके अंदर के चक्षु बंद होते हैं, एक्चुअली समय वो चक्षु आपके खोल देता है। तो वो 10% को सीखने का भी मौका मिला, लेकिन आई एम अलाइव और आई एम फीलिंग गुड। और कई बार तो 1 साल 1.5 साल तो मतलब मैं उसमें चलता रहा। पिछले 2 साल पहले नोटबंदी के बाद कि राज्यपाल नहीं रहे, कितना चला उस पे, वो पता नहीं किसका फोटो डाल दिया। मैं बोला यार जीवन में मैंने मुंबई में कुत्ता तो कभी नहीं पाला, ये कुत्ता भी गया मेरे साथ। और ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी ने वो मतलब सोशल मीडिया है, लाइनें जो लिखी थी, अगर आपने वो पढ़ी होगी शायद, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बारे में इसका इमेजिनेशन है कि मैं ऐसा दिखूं। कि जिसने जो लिख रहा होगा तो वो आपकी मोनिका कैसी लगनी चाहिए, राज्यपाल कैसा लगना चाहिए, तो वो अपने अंदर के विचार लिख रहा होता है। तो वो लाइनें भी पढ़ के मैं 1 घंटे हंसा कि हमने कहा कल्पना तो देखो कि क्या क्या चीजों से नहीं रहे राज्यपाल यादव। मतलब ये अंदर से अपनी भावनाएं बोल रहा है, मेरी भावनाएं नहीं बोल रहा है। सही बात तो है, सही बात। उसको भी मैंने हंसी में ले लिया। तो आई थिंक 90% प्लस 10% 100%। वाह, नहीं ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव चीजों पे काफी फोकस करते हो, हाईलाइट करते हो, इंसान को वो चीज करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने कहा कि दुश्मन तो आपका कोई नहीं है, लेकिन अगर दोस्त की बात करूं तो इंडस्ट्री में क्या कोई आपका दोस्त भी है जो मुसीबत के वक्त या फिर किसी समय आपके साथ रहता? पूरी इंडस्ट्री हमारी दोस्त है। एक इंडस्ट्री, एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जीवन दिया, एक माँ एक सिनेमा। मतलब मैं मुंबई के 100 जन्म तक कर्जा नहीं लौटा सकता हूँ कि जिसने मतलब जीवन 100 जन्म तक भी रहूं तो दादा साहब फाल्के साहब को नमन करता हूं कि जिन्होंने प्लेटफॉर्म बना के आज मेरे जैसा लड़का गांव से आके मुंबई में अपनी कर्म भूमि बना के आज पूरे 7 समंदर को कर्म भूमि में बदल दिया। अगर 750 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ मुझे भाई चेहरा पहचानते हैं, भाई नाम जानते हैं। सऊदिया में जाओ तो बल्ला बॉलीवुड आपका बहुत अच्छा था। तो मतलब इस तरीके का आई थिंक पूरी इंडस्ट्री हमारी दोस्त है और इंडस्ट्री का हर बच्चा हमारा बच्चा है। और पूरे जितने हमारे ऑडियंस हैं वो हमारे समीक्षक, हमारे दर्शक, हमारे जो है हमारे बोलते हैं कि अन्नदाता है। वो जब सिनेमा देखते हैं चाहे किसमें तो 100% हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। और बॉलीवुड में जो कुछ भी मुझे मिला है सिर्फ मिला ही मिला है। मैं बॉलीवुड को कुछ नहीं दे पाया अपनी तरफ से। कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड का पुत्र होने के नाते, कला का पुत्र होने के नाते 100% एक पुत्र के रूप में जो भी जब तक जीवित हो तब तक कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा। वाह, और जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहोगे आपके फैंस को, फॉलोअर्स को जो देख रहे हैं उनके लिए? क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे, कोई टिप या फिर कुछ भी मैसेज? कुछ मत बनो, कुछ मत सोचो, कुछ भी मत प्रेशर लो। जितना सोचने से कोई काम नहीं होता। बीज बन जाओ, बीज सिर्फ बीज बन जाओ। जहां पे फेंके जाओगे वहीं पे जमीन, सड़के जमीन के अंदर चले जाओगे और वहीं से बन के मतलब आप उग जाओगे। और जहां उग जाओगे कहीं कभी धूप आएगी, कभी पानी बरसेगा, कभी ऐसे ऐसे करके एक दिन दरख्त बन जाओगे। बीज होने पे विश्वास तो करो। हम बीज बनते नहीं, दरख्त पूरा डिजाइन कर लेते हैं कि मैं कैसे चलूंगा, कैसे बैठूंगा, क्या करवा रहा हूं। आप क्या मतलब आप पूरी दुनिया की आउटस्कर्ट को डिजाइन कर लेते हो और अंदर की चिट्ठी पे कतई काम नहीं करते हो। तो 100% जीवन में भी आप दुखी होते हो और कर्म में भी दुखी होते हो, धंधे में भी दुखी होते हो। मुझे लगता है बोझ ना लो, बीज बनते रहो। एवरीडे लर्निंग डे, एवरीडे बिगिनिंग डे। 100% धीरे 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 सींचते सींचते जो आपके सपना रूपी दरख्त है आपको पता भी नहीं लगेगा वो खड़ा हो जाएगा। इसका जीता जागता मैं खुद गवाह हूं अपने आप का। मैं कभी टीचर बन के नहीं रहा, न इंडस्ट्री में, न स्कूल में, न घर में, लेकिन बीज इतना स्ट्रांग था
कि कोई ऐसा कान में चलते चलते भी आइडिया पड़ जाए तो वहीं रुक के तो मैं अपने अंदर उस बीज को तुरंत उगा देता था कि नहीं, ये किसी दिन जरूर काम आए। तो मेरा पूरा शरीर है, कोई ना राजपाल है ना कोई है, एक 100 फीट की हाइट का बीज है। मैं मान के बैठा हूं कि इसके अंदर भी। हाँ, मुझे एक बार एक लड़के ने मेरी हाइट नाप दी थी बचपन में, और मैं कबड्डी में सबसे आगे था। तो अपनी मदर के पास गया, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि तुम बहुत छोटे हो। तो मदर ने बोला, कौन बोला मेरा बेटा छोटा है? मेरा बेटा 100 फीट का है। ये माँ ने बोला जब मैं 3, 4, 5 साल का, जब होता ना छोटा छोटा यार, तो मैं पूरे मोहल्ले में बता रहे थे कौन सी मदर का बच्चा उसका 100 फीट का नहीं होता। किसने बोला मेरा बेटा छोटा है? अब मेरा गोद में लगाया, माँ ने पुचकाया, बोला तुम तो 100 फीट के हो। बस उसी दिन से गांव में कोई पूछता था तेरी हाइट कितनी, बोलते थे मदर ने बताया है कि 100 फीट का हूँ, बाकी सब बोनस है। तो आई थिंक वो 100 फीट की सोच अंदर पड़ गई, वो बीज नहीं पड़ता तो बिलीव करिए मैं 10 साल पहले ही पैकअप या मतलब जो जर्नी जीने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं जी पाता। तो इसलिए बीज बनो और बीज की हाइट आप खुद इमेजिन करो कि आपको इस बीज को ले जाना कहाँ है। बस बाकी सब आपके लिए नेचर, आपके वेलविशर, आपके माता पिता, आपकी सराउंडिंग करती ही करती है। एक अंधायुग की लाइन है, एक नाटक है धर्मवीर भारती जी का अंधायुग, बहुत फेमस क्लासिकल नाटक है। इसके साथ मैं अपनी बात बंद करता हूं कि जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। आप बीज बनो तो, कि अगर आप बीज बन के सच में इस नेचर रूपी संसार से जो मांगोगे वो आपके लिए षड्यंत्र करके आपको आगे बढ़ाने के लिए नक्षत्र बोले हैं आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ईमानदारी के बीच है। बहुत ही नेक विचार है, बहुत ही डीप थॉट था आपका। थैंक यू सो मच राजपाल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। और लास्टली आपके अपकमिंग पिक्चर आप बता सको कि कौन सी अभी कैसे आने वाली सीरीज पाइपलाइन में? अभी हंगामा 2 रेडी हो रही है, भूल भुलैया 2 आप बता ही चुके हो, बोले चूड़ियां नवाज भाई के साथ में है हम लोग, और हेलो चार्ली अभी रिलीज हुई, और टाइम टू डांस अभी नेटफ्लिक्स पे। तो 5-6 फिल्में अगले 5-6 महीने में आपको 1 by 1 देखने को मिलेंगी। और अभी मतलब कुली, फिर हेलो चार्ली, टाइम टू डांस, पिछले 2-3 महीने में 2-3 फिल्में रिलीज हुई। आई एम वेरी हैप्पी। और 5-6 फिल्में रिलीज होने के लिए हैं। तो बस कोरोना में सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जीवन सबका अच्छा चले। बस इस बीमारी से, इससे सबको निजात मिले, बस यही दुआ कर रहा हूँ। और बाकी जियो खुल के, डरना नहीं, क्योंकि जो होगा वो आपके बस में नहीं। तो जब कुछ बस में ही नहीं है तो फिर डरना क्या है? फिर तो धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, धीर तुम बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो। थैंक यू सो मच राजपाल जी, थैंक यू। लव यू, बाय, लव यू ऑल। और मोनिका आप खुश रहिए, आपके परिवार, आपकी पूरी टीम, और जितने हमारे लिसनर्स हैं, भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। लव यू ऑल।